हेलो वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ लेकिन होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और उसमें दो चीज़ें स्पेशली हम डिस्कस करेंगे, EIA और SLP। तो एक SLP फाइल हुई है और SLP क्या होती है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। उसके बेसिस पे ही हम ये सारी बात करने वाले हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू वेटियर थिंग्स, एक्चुअली में मुद्दा क्या है, हो क्या रहा है। तो हो सकता है आपको ये फोटो दिखाई दे रही हो। ये फोटो नैनीताल में एक जगह है जिसका नाम है जिलिंग स्टेट, ठीक है। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे फॉरेस्ट के बीच में कुछ एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट का अब नहीं रह गया है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है। तो इसी को लेकर के सारा का सारा ये कोर्ट केस है, ठीक। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही 90 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है इसको उन्होंने अभी स्टे लगा दिया है कि नहीं कर सकते। और ये उत्तराखंड की न्यूज़ है, इसमें फाइनल कुछ हुआ नहीं है। 12 अगस्त को नेक्स्ट डेट है, तब पता चलेगा क्या होना है। लेकिन अभी हो क्या रहा था, तो यहाँ पे किसी कंपनी ने, देवन्या नाम की एक कंपनी ने कुछ लैंड खरीदी, वहाँ पे होटल या रिजॉर्ट बनाने लगे। नाउ कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया और उसके अगेंस्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल की गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट नैनीताल में। अब ये PIL क्या होती है किसी और वीडियो में देखेंगे, और हो सकता है कि पॉलिटी में आपने पहले ही पढ़ लिया हो, ठीक। नाउ इस PIL में जब फेवरेबल नतीजा नहीं आया तो SLP फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। SLP क्या है? स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक। अब इसमें जो ऑर्डर्स हैं, सबसे बड़ा इशू इस SLP में ये उठाया गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट आपने जो ऑर्डर्स दिए थे, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे, ये लोग उसको मानने से ही मना कर रहे हैं। 2020 से उन ऑर्डर्स को नहीं मान रहे, 4 साल हो गए हैं। तो इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपके ऑर्डर्स कितने ज़्यादा फॉलो किए जा रहे हैं। अब हुआ क्या, 23 नवंबर 2022 को इस केस का एक जजमेंट आया था। इंटरिम जजमेंट था, फाइनल नहीं था। जो वो PIL दाखिल की गई थी उसमें कोई बीरेंद्र सिंह नाम के आदमी है, उन्होंने PIL फाइल की। उसमें हाईकोर्ट ने बोला कि भैया हमने मना किया, उसके बाद भी तुमने JCB चलाई, केस पहले से चल रहा था, इस दिन जजमेंट, उसके ऊपर तुमने फाइन भी पे किया, लेकिन रुके नहीं। अभी भी ये चीज़ पेंडिंग है कि कहीं ये एरिया डीम्ड फॉरेस्ट तो नहीं है। अब डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है? डीम्ड फॉरेस्ट का कंसेप्ट ये है कि जो ऐसा एरिया ना किसी स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में ना कहीं और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो, यानी वो वन पंचायत में नहीं है, वो प्राइवेट फॉरेस्ट में नहीं आ रहा है, वो रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉरेस्ट की तरह है। प्राइवेट लैंड पे है वो, लेकिन वहाँ पे घनी इतनी है पेड़ों की, इतने सघन पेड़ हैं कि उसको फॉरेस्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो जो हाई कोर्ट था ना, उसने कभी अपॉइंट भी किया था कि भैया ये बताओ ये डीम्ड फॉरेस्ट है या नहीं है, क्या कंडीशन है यहाँ की। स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, हमने देख लिया है और यहाँ इस तरह के पेड़ हैं। उनसे बोला गया भाई हमने तो तुमको ये बोला था इसको डिमार्केट करो, ये कितना एरिया है, क्या है, नाप नूप के लाओ, ये तो कुछ है ही नहीं। खैर अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि हम एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, और इस कोर्ट कमिश्नर को कोई रिटायर्ड IAFS ऑफिसर थे। दोनों पार्टीज फी पेमेंट करेंगी और ये बताएंगे कि ये एक्चुअली में फॉरेस्ट एरिया, डीम्ड फॉरेस्ट एरिया में आना चाहिए या नहीं, और इनके सामने पूरा डिमार्केशन आप करवाओ। डिमार्केशन नहीं हुआ। अच्छा, इस बीच एक चीज और कही हाई कोर्ट ने कि सारे कंस्ट्रक्शन पे स्टे लगा दो, आसपास का जितना एरिया है उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। करोड़ों का प्रोजेक्ट है, वो कैसे मानेंगे। तो अप्रैल 2024 तक चीज़ें चलती रही। उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन जैसे कर सकते थे किया भी, चोरी छुपे पेड़ भी काटे होंगे। 2024 में इधर ही पिछले महीने हाई कोर्ट का एक और जजमेंट आया। हाई कोर्ट ने बोला कि देखो भैया, इसमें जो EIA है, पेड़ काटने से पहले क्या चाहिए होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, EIA। लेकिन EIA की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस के अंदर में ये काम किया गया है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि भैया जो ये डीम्ड फॉरेस्ट है ना, ये डीम्ड फॉरेस्ट एक्चुअली है ही नहीं, इसका एरिया उससे कम है।
और इसलिए तुम यहाँ जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो कर लो। तो जिसने PIL फाइल करी थी वही आदमी चला गया सुप्रीम कोर्ट पे कि बताओ ये तो पूरी तरीके से आपने भी जो जजमेंट दिया था उसके भी अगेंस्ट में जा रहे हैं, और आपने भी बोला था कि इसको स्टे करो और सारी चीज़ें कि कंटेम्प्ट है ये वो। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई पहले बताओ डीम्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो डीम्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? कोई डेफिनेशन ही नहीं है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में डीम्ड फॉरेस्ट का नाम आया है और उसमें ये कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है। हर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है क्योंकि स्टेट के हिसाब से कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने 2019 में ये डिसीजन दिया कि साहब 10 हेक्टेयर का जो एरिया है उसको डीम्ड फॉरेस्ट, अगर 10 हेक्टेयर के एरिया में खूब कॉम्पैक्टली पेड़ लगे हुए हैं तो उसको डीम्ड फॉरेस्ट बोलेंगे, भले ही वो किसी की प्राइवेट लैंड पे हो। मतलब उसको फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन मिल गया, काट नहीं सकते, सारी चीज़ें। उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, स्टे लग गया। फिर 2020 में दोबारा डेफिनेशन चेंज करी, उन्होंने कहा 10 नहीं 5 हेक्टेयर का एरिया, जो 5 हेक्टेयर का एरिया है अगर वो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा, ये 5 हेक्टेयर के एरिया में अगर आप कोई भी ऐसा जो काम करते हैं वहाँ पे इस तरह पेड़ लगे हुए हैं तो उसको डीम्ड फॉरेस्ट मान लिया जाएगा, वहाँ पे ये चीज़ लागू होगी। दोबारा ये हाई कोर्ट ने स्टे कर लिया, लेकिन इसी डेफिनेशन पे जाते हुए इसने कंस्ट्रक्शन अलाउ भी कर दिया 9 अप्रैल में। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक तो ये स्टेटस ही पेंडिंग है, पता ही नहीं है डीम्ड फॉरेस्ट क्या है, और आपने डीम्ड फॉरेस्ट न मानते हुए उसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का अलाउ भी कर दिया। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन अभी हो रखी है। अच्छा, ये कई हेक्टेयर का मैटर है, 40-50 हेक्टेयर का ये पूरा जो पैच है, तो लंबा बड़ा मैटर है। अब डीम्ड फॉरेस्ट की तो बात हो गई, सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या चीज़ है? तो उत्तराखंड में 2012 का एक एक्ट है, सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, जो 2013 में लागू हुआ, पास हुआ। इस एक्ट में कहा गया कि भाई साहब आप उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, और स्वागत इस तरीके से करेंगे कि आप एक सिंगल विंडो पे, वो ऑफिस की भी विंडो हो सकती है, हर जिले में नोडल अधिकारी बैठे हुए हैं, वो कंप्यूटर की विंडो हो सकती है, एक फॉर्म भरो, सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी क्लियरेंस आपको उस एक फॉर्म से मिल जाएगी, एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म से। ठीक है, तो ये चीज़ इन्वेस्ट उत्तराखंड पे आपको अवेलेबल है। ऑनलाइन फॉर्म भरिए और ऑनलाइन सारी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। सारी क्लियरेंस मतलब उसमें फायर की भी होगी, कंस्ट्रक्शन की भी होगी, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं ना डेवलपमेंट अथॉरिटी की, सारी एक साथ ही मिल जाएंगी। उसके लिए अलग अलग अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बिजली पानी जो कुछ भी है। अब क्यों किया गया? ताकि इन्वेस्टमेंट के लिए हर्डल्स रिमूव हो, कि भाई इन्वेस्टर भागता ही रहेगा नहीं तो। अच्छा, उसका पर्पज़ ये नहीं था कि यहाँ पे होटल खोले जाएं, ये तो एक नेचुरल सी बात है। अच्छा, SLP क्या चीज़ होती है? SLP आर्टिकल 136 में डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये देखना सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर्स में से एक है। कहा क्या गया? एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस, ऑर्डर, एनी केस और मैटर passed or made by any court or tribunal in the territory can be taken up by the Supreme Court at its discretion। कोई भी केस दुनिया में चल रहा हो, दुनिया में मतलब भारत में किसी भी ट्रिब्यूनल में, यहाँ तक कि रिवर वाटर ट्रिब्यूनल में भी चल रहा हो, जिसमें कि ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं है, तो भी उसको SLP में उठाया जा सकता है, स्पेशल लीव पिटीशन में उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या था, हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और वो उसने वहाँ SLP फाइल कर दी थी, उसके पहले ही फाइल कर दी थी। ठीक है, कि भैया इस केस को आप देखो, हाई कोर्ट के बस की नहीं है। इट्स अ मोस्ट पावरफुल वेपन, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कौन सा मैटर ले सकता है, नहीं ले सकता है। नाउ EIA, व्हाट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका भी एक अपना लीगल स्ट्रक्चर है। तो एक एक्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके अंडर में ये EIA होता है। दूसरी चीज़ ये समझो, 1994 में पहला नोटिफिकेशन आया था, उसमें एडिशन होते गए। करंटली जो करंट नोटिफिकेशन है 2006 का है, तो 2006 के नोटिफिकेशन के हिसाब से सारा कुछ काम होता है, और इसमें प्रोजेक्ट्स की कैटेगरीज बताई गई हैं कि A कैटेगरी के प्रोजेक्ट मैंडेटरी है, उसमें आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होगा। B1 कैटेगरी के प्रोडक्ट, उसमें भी मैंडेटरी है, B2 में मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, नाउ इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, इसको ऐसे का ऐसा रट लेना प्री के लिए। मेंस के लिए तो डिटेल में हम लोग क्लास में देखेंगे। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग,
पब्लिक हियरिंग, पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल। क्या मतलब है? स्क्रीनिंग में डिसाइड किया जाता है कि इसकी कैटेगरी क्या है। अगर B2 है तो पास कर दिया, B1 या A है तो पता चल गया। अब स्कोपिंग की जाएगी। अब एक्चुअल काम होगा कि भैया इसका इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें नोट की जाएंगी। एक एजेंसी जाएगी, एक आप कह सकते हो कंपनी जाएगी या जो भी, वो नोट करेगा। उसके बाद में पब्लिक कंसल्टेशन करेगा। पब्लिक कंसल्टेशन कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन करना मैंडेटरी है, और उसको एड्रेस किया जाएगा फाइनल रिपोर्ट में कि पब्लिक क्या कहती है, लोकल लोग क्या कहते हैं। फाइनली अप्रेजल। अब ये अप्रेजल क्या चीज़ है? जब ये रिपोर्ट बन जाएगी ना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, तो जो एक कमेटी होती है एक्सपर्ट्स की, वो इस रिपोर्ट को देखेगी और कहेगी पास या रिजेक्टेड। ठीक, और इस तरीके से आप कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट लगाओगे तो नेचुरली इन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अब ये क्लियर नहीं है कि इसमें उत्तराखंड में आगे क्या होगा। 12 अगस्त को क्लियर होगा, जैसे कि मैंने बोला डेट बात की लगी हुई है, लेकिन इसमें दो चीज़ें बहुत एमिनेंटली जुड़ी हुई है। नंबर 1, लोकल्स के फॉरेस्ट राइट, कि लोकल अगर एक पेड़ भी काट दे, पेड़ की टहनी काट दे, जंगल में घुस भर जाए, उसका जानवर जंगल में घुस रहा हो, चारा खा रहा हो, तो उस पर फॉरेस्ट वाले काफ़ी परेशान करते हैं। या फिर अगर आप ये कहो कि वो अपना घर बनाना चाहता है तो उसको फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, एक पेड़ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, लैंड लॉ। जिस एरिया में, ये भीमताल के पास में एक एरिया है, वहाँ पे इन्होंने अपना ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। जिस एरिया में बना रहे हैं उस एरिया को अगर आप देखोगे, इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ रिजॉर्ट्स और इसी तरह के सब वहाँ पे ना होटल्स वगैरह आपको मिलेंगे, और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें लोकल्स की कितनी हिस्सेदारी है? लोकल्स ने सस्ते में ज़मीन बेच करके कहीं घाटे का सौदा तो नहीं किया? और फ्यूचर में किस तरीके से उस एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ में लोकल्स को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, ये सारे इश्यूज इसके साथ में इमोशनली जुड़े हुए हैं, लीगली भले ही ना जुड़े हुए हों। ठीक, तो जब अगर मान लीजिए इंटरव्यू में या मेंस में क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स को आप नज़रअंदाज नहीं करोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नाउ आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।